नमस्कार दोस्तों, परिष्कार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। आपके सामने मैं डॉक्टर नमिता शर्मा संस्कृत के विद्यार्थी के रूप में उपस्थित हूं। आज हम बात करेंगे हमारे टॉपिक पर जिसका नाम है उच्चारण, स्थान एवं प्रयत्न। दोस्तों, हमारी जो पिछली क्लास थी जिसमें हमने वर्ण परिचय, वर्णों के बारे में परिचय प्राप्त किया था, जहां पर हमने स्वर पढ़ लिए थे। स्वर के अलावा हमने और क्या पढ़ लिए थे? व्यंजन हमने पढ़ लिए थे और अयोगवाह भी हमने पढ़ लिए थे। जब हमने इन वर्णों का परिचय प्राप्त किया था, ठीक है, आज हम यह जानेंगे कि जो वर्ण हमने पढ़े थे उन वर्णों की उत्पत्ति कौन से स्थल से होती है, यानी उनका उच्चारण कहाँ से होता है। और उच्चारण के अनंतर हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि उन वर्णों के उच्चारण में हम कौन से प्रयत्न का प्रयोग करते हैं, यानी हमें कौन सा प्रयत्न करना पड़ता है। यह हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। उच्चारण, स्थान और प्रयत्न एक ऐसा टॉपिक है जो संस्कृत में बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है और एग्जाम की दृष्टि से इसलिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। और सबसे जो खास बात है कि इसमें क्या फैक्ट्स बहुत ज्यादा हैं, वर्ण है जो किससे कहां से उच्चारित होता है वो सब हमको याद करने की जरूरत है। लेकिन हम थोड़ा सा समझने का यहाँ पर प्रयास करेंगे कि किस वर्ण का उच्चारण कौन से स्थल से होता है। ठीक है, चलिए सबसे पहले इसकी इंपॉर्टेंस को जानते हैं इस टॉपिक की। और वो हम कैसे जानेंगे, देखते हैं कि पिछली परीक्षाओं में इस टॉपिक से किस तरीके से प्रश्न पूछे गए हैं। देखिए, पहला हमारा प्रश्न है, यह वर्णस्य उच्चारण स्थानम विद्यते। ये आपका रीट लेवल 1 2011 में पूछा गया है। सीधा सा यहाँ पर आपको वर्ण दे दिया है, एक वर्ण यहाँ पर कौन सा दे दिया है, य, और इसका उच्चारण स्थान यहाँ पर पूछा गया है। पुनः दूसरा प्रश्न पे चलते हैं, लृ वर्णस्य उच्चारण स्थानम भवति। यानी वापस आपको क्या दे दिया गया है, एक वर्ण आपको दे दिया गया है और वर्ण दे करके उसका उच्चारण स्थान यहाँ पर पूछा गया है। आगे देखते हैं दोस्तों, रीट लेवल फर्स्ट 2011 से ही प्रश्न लिया गया है। ओ स्वर वर्णस्य उच्चारण स्थानम विद्यते। यहाँ पर भी पुनः एक आपको स्वर दे दिया गया है। कौन सा दे दिया गया है? ओ, और उसका उच्चारण स्थान पूछा है। यानी किन आप देख रहे हैं, जो प्रश्नों की प्रकृति है उसको आप समझने का प्रयास कर रहे हैं कि सीधा सीधा आपको यहाँ पर एक वर्ण दे दिया गया है और वर्ण से उसका उच्चारण स्थान यहाँ पर क्या किया जा रहा है, पूछा जा रहा है। वकारस्य उच्चारण स्थानम विद्यते, ये आपका रीट लेवल सेकंड में 2011 में पूछा गया है और 2017 रीट लेवल फर्स्ट में भी पूछा गया है। वकारस्य, पुनः एक वर्ण दे दिया गया है और उसका उच्चारण स्थान यहाँ पर पूछा गया है। आगे चलते हैं, त वर्गस्य। अब देखिए अगला जो प्रश्न है इसमें पूरे वर्ग की बात कर ली है, यानी एक पर्टिकुलर वर्ण देकर के उसका उच्चारण स्थान पूछा गया है। और दूसरी प्रकृति कैसे आई है प्रश्न की कि आपको पूरा का पूरा वर्ग ही दे दिया गया है। अगर आप वर्ग को जान लेंगे तो वर्ण को तो आप स्वतः ही जान ही लेंगे। अगला प्रश्न है, अस्वरस्य उच्चारण स्थानम भवति। यहाँ पर एक वापस एक वर्ण आपको दिया गया है। कौन सा दिया गया है? अ, और इसका उच्चारण स्थान आपसे पूछा गया है। मूर्धा, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा प्रश्न को दूसरे तरीके से दिया गया है। यहाँ पर उच्चारण स्थान दे दिया गया है, यानी पहले आपको वर्ण दे दिया गया था, उसके बाद आपको वर्ग दे दिया गया था। और यहाँ पर जो तीसरे तरह का प्रश्न है वो कैसा है, उच्चारण स्थान देकर के पूछा गया है कि किसकी उत्पत्ति यहाँ से होती है। यानी यहाँ पर ये देखिए वकार, ककार, शकार और पकार, 4 वर्ण आपको दिए गए हैं और पूछा गया है कि किस वर्ण की उत्पत्ति इस उच्चारण स्थल से होती है। तो इस तरीके से भी रिवर्स स्टाइल में भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगला हमारा प्रश्न है री वर्णस्य। पुनः यहाँ पर क्या दिया गया है, एक वर्ण आपको दे दिया है, री दे दिया गया है और उसका उच्चारण स्थानम किम, उच्चारण स्थान पूछा गया है। तो सिंपल प्रश्न है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। वकारस्य, वापस ये प्रश्न आ गया है। ल वर्णस्य, देखिए पहले री था और अब क्या पूछा गया है, अब ल पूछा गया है। ठीक है, यानी एक एक जो वर्ण है उसको बहुत बारीकी से देखने की जरूरत है। उच्चारण स्थान यहाँ पर पूछा गया है। अगला जो हमारा प्रश्न है, आभ्यंतर प्रयत्न संति। यानी जब हम प्रयत्न पर जाएंगे तो वहां पर हम जानेंगे इसका उत्तर। कहने का तात्पर्य यहाँ पर सीधी सीधी संख्या दे दी गई है, यानी आभ्यंतर प्रयत्न कौन कौन से हैं ये तो आपको पता होना ही चाहिए और उसके साथ उनकी संख्या कितनी है यह भी आप लोगों को ज्ञात होना चाहिए। च इति वर्णस्य उच्चारण स्थानम किम। पुनः आपको यहाँ पर एक वर्ण दे दिया गया है, च दे दिया गया है और उसका उच्चारण स्थान पूछा गया है। पाइति वर्णस्य उच्चारण स्थानम किम।
पुनः मतलब आप देख रहे हैं ज्यादातर जो प्रश्न है कौन सी कैटेगरी से, एक कैटेगरी हमने वर्ण की थी, दूसरी हमने किसकी की थी, वर्ग की थी, और तीसरी आपकी क्या थी, उच्चारण स्थल वाली। तो ज्यादातर जो प्रश्न है कौन सी कैटेगरी से आए हैं, वर्ण वाली कैटेगरी से पूछे जा रहे हैं। चलिए हमारा जो है हम आज ये जो हमारा कंटेंट हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि उच्चारण स्थान क्या होते हैं, कहते किसको हैं। जिस विषय के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, जिस टॉपिक को हम पढ़ने जा रहे हैं, उसकी जानकारी हमें होनी चाहिए। देखिए, वर्णाभिव्यक्ति प्रदेशः स्थानम, वर्णाभिव्यक्ति यानी वर्णों की अभिव्यक्ति, वर्णों की अभिव्यक्ति है ना, जब हम वर्णों को प्रस्तुत करते हैं, उनको बोलते हैं, तो उसका अभिव्यक्ति का जो प्रदेश है यानी जिस स्थान से जो बोला जाता है उसको हम क्या कहते हैं, स्थान कहते हैं। देखिए, वर्णों का जिस स्थान से उच्चारण किया जाता है, यानी हर वर्ण का पर्टिकुलर एक स्थान निश्चित होता है, और जिस स्थान से वह वर्ण क्या होता है, उच्चारित होता है, वही उसका उच्चारण स्थल कहलाता है। और देखिए इनकी संख्या कितनी है, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, नासिका, जिह्वा, मूलम तथा ओर, ये 8 उच्चारण स्थान होते हैं। यानी ये प्रश्न इस तरीके से पूछा जा सकता है कि उच्चारण स्थल कितने होते हैं। देखिए, पाणिनीय शिक्षा है उसमें 8 उच्चारण स्थल बताए गए हैं। बहुत सारी जो किताबें हैं, ये गाइड्स हैं, उनमें 7 उच्चारण स्थल भी मिलते हैं, लेकिन हम हमेशा ऑथेंटिक किताब को लेकर चलते हैं। तो माना जाता है कि पाणिनी अपना आप में एक बहुत ही महान व्याकरणिक थे, और बाकी जो सारी व्याकरण उन्हीं से निश्रित हुई है, तो हमने उनकी किताब को यहाँ पर आधार बनाया है। तो पाणिनीय शिक्षा में जो है एक ये जो उरस है ना, उसको उर्वी कहते हैं, इस 8वें स्थल को भी माना गया है। तो 8 उच्चारण स्थल माने गए हैं। आज हम 8 के 8 उच्चारण स्थलों को चलिए पढ़ते हैं। चलिए अब हम इस एक चित्र के माध्यम से उच्चारण स्थलों को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, जो अभी हमने 8 उच्चारण स्थल पढ़े थे, उसमें ये जो 5 हम यहाँ पर बताना चाह रहे हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो थोड़ा सा पहले हम इनको समझ लेते हैं। ये देखिए, यहाँ से सबसे पहले ये रेड कलर का आपको ये दिख रहा है निशान, ये कहाँ पर आ गया है, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसकी, कंठ की। कंठ हमारे यहाँ पर बिल्कुल यहाँ स्थित है। तो यहाँ कंठ से जिसका उच्चारण स्थल होता है, वह वर्ण कौन कौन से हैं, अ, और अ के साथ ही हम इसमें किसको, दीर्घ आ को भी शामिल करेंगे। इसके अलावा ये देखिए, ये कौन सा वर्ग आ गया आपका, कै वर्ग, यानी कै वर्ग के 5 वर्ण, क, ख, ग, घ, ङ, ये, और इसके अतिरिक्त एक वर्ण कौन सा हो गया, है, और एक कौन सा हो गया आपका, इसको हम क्या कहते हैं, विसर्ग। इन सभी का उच्चारण स्थल क्या माना जाता है, कंठ माना जाता है। आप बोल के देखिए, कहां से ध्वनि आ रही है, क, ख, ग, घ, कहां से आ रही, कंठ से। ठीक है, इसके बाद आता है तालु। कंठ के आगे यहाँ पर देखिए, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर ये हमारा तालु स्थित है, और तालु से जिन वर्णों का उच्चारण होता है, ये यहाँ पर आ जाइए, तालु से किसका उच्चारण होता है, सबसे पहले ई, और च, छ, ज, झ, य, इचु यशानाम तालु। इसका क्या सूत्र है, देखिए सूत्र अभी मैं आपको आगे बताऊंगी डिटेल में, है ना। एक सिंपल सा सूत्र अगर हम याद कर लेते हैं तो हमको वर्ण बहुत जल्दी याद हो जाते हैं। तो इचु यशानाम तालु, तो चू से क्या मतलब है, यहाँ पर चू से हमारा मतलब हो गया आपका च वर्ग, और इसके अलावा फिर यह हो गया और श हो गया। इन सभी का उच्चारण स्थल क्या माना गया है, तालु। अगला देखिए, अब ये है मूर्धा। मूर्धा किसे कहते हैं, ये देखिए हमारे जो ये ऊपर की साइड जो एक कठोर छत होती है, आप देखिए अंगली लगाएंगे, ये वाली ऊपर वाली जो कठोर छत है हमारे मुंह के अंदर, इसको हम मूर्धा कहते हैं। और यहाँ से जिन वर्णों का उच्चारण होता है वह रीटू रसानाम मूर्धा। इसका सूत्र है री। री से क्या हो गया आपका, ये हो गया री, और ट, ठ, ड, ढ, ण, ये आपका ट वर्ग हो गया। इसके अतिरिक्त र हो गया और शकार हो गया। शकार से मतलब श। इन सभी वर्णों का उच्चारण स्थल क्या हो गया, मूर्धा। ऋतु रसानाम मूर्धा। इसके बाद आता है ऋतु लसानाम दंतहा। ये देखिए यहाँ पर ये हमारे दांत हैं, दांत के ये जो इस पीछे की साइड, ये देखिए ये दांत दिख रहे हैं आपको। तो दांत के जो पीछे, दंतों के पीछे वाली जो ये हिस्सा होता है हमारा, इसको यहाँ से वर्णों का उच्चारण होता है। आप बोल के देखिए, देखिए जीभ कहाँ पर स्पर्श करिए, त, थ,
यहाँ इनको नहीं कर रही है ना, दंत हम इसको कहते हैं, ये ठीक है, लेकिन जहां से उच्चारण स्थल हो रहा है हमारा, जहां पर से वर्ण उच्चरित हो रहा है, वो इन दांतों के पीछे वाला जो हिस्सा है वहां पर हमारी जिह्वा स्पर्श कर रही, देखिए त थ द बोल के देखिए कर रही है वहीं पर, तो इसको हम दंत के नाम से जानते हैं और इनका उच्चारण स्थल क्या हो जाएगा, ऋतु लसानाम दंतः। री से मतलब आपका री और त वर्ग, त थ द ध न, इसके अतिरिक्त ला और स। ठीक है, अब बचता है हमारा ओष्ठ, यहां पर ही आ जाइए, ओष्ठ है हमारा, दोनों आपके होठ है, इन दोनों की सहायता से जिन वर्णों का उच्चारण किया जाता है, देखिए प फ उ, है ना, होठों का जहां पर हम प्रयोग कर रहे हैं, तो उपधमानियम ओष्ठौ, तो प फ ब भ म हो गया आपका, ये प फ ब भ म, और ये देखिए यहाँ पर ये निशान, ये इसको मैं इरेज करती हूँ, और ये आपका ये कौन सा है, इसको ऐसे कर लीजिए, ये आपका अर्ध विसर्ग, जिसको हमने क्या बोला था, उपधमानीय बोला था, तो उपधमानीय का जो स्थान है वह भी क्या कहलाता है, ओष्ठ कहलाता है। तो इस एक चित्र के माध्यम से थोड़ा सा आपके लिए उच्चारण स्थलों को पहचानना आसान हो जाएगा कि ये कंठ है, तालु है। अभी आगे हम जब जिह्वा मूल की बात करेंगे तो ये कंठ के और भी नीचे, बिल्कुल कंठ के नीचे वाला जो हिस्सा है वो जिह्वा मूल कहलाता है। जिह्वा मूल से पता है ना हम किसका उच्चारण करते हैं, कै का और खे का, वो जिह्वा मूल्य में चला जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए अब थोड़ा सा ये हमने यहाँ पर इमेज के माध्यम से आपको 5 इंपॉर्टेंट स्थान समझाने का प्रयास किया था, लेकिन हमने बात कितनों की करी थी, 8 की। कौन कौन से, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, ये हमने पढ़ लिए हैं। नासिका आप सभी जानते हैं, जिह्वा मूल्य अभी मैंने आपको जस्ट बताया है, और एक हमारा रहता है और जो है कहां से, जब हृदय से कोई शब्द निकलता है हमारे बिल्कुल हृदय के भाग से, देखिए ह के अंदर स्थित, चाहे जैसे ब्रह्मा, ब्रह्मा बोल के देखिए आप, है में मैं है, फिर वहनी, वहनी, है में जो न है, बाह्य, है में यह, हृदय, है में र है, री है। तो इस तरह से है के अंतर्गत जिन कुछ वर्णों का समावेश होता है, उन वर्णों को आप देखिए बिल्कुल यहां से हमारा एक कंपन सा उठता है, उसको हम क्या कहते हैं, उरस कहते हैं या उर कहते हैं। तो यह भी हमारा एक उच्चारण स्थल है। चलिए, ये अभी मैंने जिन सूत्रों की बात करी थी, जब हम सूत्र की बात करते हैं, अगर हम एक सूत्र याद कर लेते तो फिर हमको ये सब कुछ याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अगर आप संस्कृत के विद्यार्थी हैं तो आप जानते हैं कि हम लोग तो किस पर चलते हैं, सूत्रों पर चलते हैं। संस्कृत का जो प्राण है वह हमारे सूत्र हैं, व्याकरण में जो सूत्र दिए गए हैं, अगर आप इन सूत्रों को याद कर लेते हैं तो सब चीजों को आपको याद रखना आसान हो जाता है, कंपैरेटिवली इजी हो जाता है। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कंठ की। ठीक है, अगर आप ये सब रामायण को नहीं करना चाहते हैं तो आप सीधा सा बस ये सूत्र याद कर लीजिए, अकुह विसर्जनीया नाम कंठ। अब देखिए यहाँ पर हम चलते हैं, ये देखिए ए का हमने बता ही दिया था, ये हो गया। कु से मतलब क्या हो गया, आपका क वर्ग हो गया, ये आपका इधर आ जाइए, क वर्ग हो गया, पूरा का पूरा है हो गया, और विसर्जनीय नाम यानी विसर्ग, ये देखिए आपका है आ गया, और ये इधर आपका विसर्ग आ गया। अब या तो ये है कि आप इन सबको अलग अलग याद करें, ये आपकी सुविधा के लिए है, ये आपकी सुविधा के लिए कि अगर आप ऐसे याद रखना चाहते हैं तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, और यदि आप सीधा सीधा सूत्र याद रखना चाहते हैं तो आप सीधा सीधा सूत्र भी याद रख सकते हैं। तो अकुह विसर्जनीय नाम कंठः। इसी तरह तालु का क्या हो जाएगा, ई चू यशानाम तालु, ई से मतलब ई हो गया, इकार हो गया। चू से आपका क्या हो जाएगा, पूरा चवर्ग हो जाएगा। य से यकार हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया, ये देखिए शकार हो गया, ये आपका श आ गया। यहाँ पर तालु हमारा उच्चारण स्थल है। सिंपल, मतलब इतना इजी है, बस हमारी सोच होनी चाहिए कि नहीं बहुत इजी है, नहीं तो हमको हर चीज टफ लगती है। देखिए अब हम बात करते हैं मूर्धा की। ऋतु रसानाम मूर्धा, री से क्या हो गया, आपका रिकार हो गया, और यहाँ पर टू से तात्पर्य टवर्ग हो गया, र से आपका रकार हो गया, और श से आपका शकार हो गया। इन सबका उच्चारण स्थल क्या हो गया, मूर्धा। फिर दंत, ऋतु लसानाम दंतः, री से रिकार हमने पढ़ा था, इसका क्या नहीं होता, दीर्घ नहीं होता। बताया था वर्ण परिचय में, ऋस्व होता है और प्लुत होता है, लेकिन दीर्घ नहीं होता। तू से आपका क्या हो गया, त वर्ग हो गया, त थ द ध न। ल से आपका लकार हो गया, और स से आपका सकार हो गया। इन सबका उच्चारण स्थल क्या है, दंत है। ओष्ठ, ओपुपधमान्याम ओष्ठौ। देखिए यहाँ पर ये द्विवचन है, क्योंकि ओष्ठ हमारे कितने हैं, 2 हैं, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला। ठीक है,
इसलिए अब देखिए ऊ से तो आपका उकार हो गया। अब यहाँ पर ये बड़े ऊ की मात्रा, इसका मतलब यहाँ पर क्या है, ये है ये, ठीक है। ये ऊ तो इसमें जुड़ जाएगा, तो पू से आपका क्या मतलब हो गया, प वर्ग। यहाँ पर ये देखिए प वर्ग, इसके बाद क्या लिखा हुआ है, उपधमानीय लिखा हुआ है। तो ये देखिए ये ऊ यहाँ से जुड़कर क्या हो गया, उपधमानीय नाम ओष्ठौ। इन सब का उच्चारण स्थल, इन सब का किन किन का, उकार का, प वर्ग का और उपधमानीय। उपधमानीय पता है ना, कैसे लिखेंगे, आधा विसर्ग पे और आधा विसर्ग फे, इसको हम उपधमानीय लिखेंगे, ठीक है। अगला है हमारा नासिका। नासिका से यमंगणनम नासिका च, ये देखो यहाँ पर ये च वर्ग का, ये आपका पे वर्ग हो गया, ये आपका कौन सा वर्ग हो गया, के, ये आपका कौन सा वर्ग हो गया, ट, और ये आपका कौन सा वर्ग हो गया, त। यानी हर वर्ग का पांचवा वर्ण, ठीक है। अभी इसको आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे, मैं आगे आपको इसके बारे में एक फैक्ट और बताने वाली हूं। मैं वापस बोल रही हूं कि हर वर्ग का पांचवा वर्ण। अब देखो हर वर्ग यहाँ पर भी आ रहा है, पूरा का पूरा वर्ग यहाँ पर आ रहा है, और स्पेशली यहाँ पर हम कौन से वर्ण की बात कर रहे हैं, वर्ग के पांचवें वर्ण की बात कर रहे हैं। तो इनका स्थान क्या होता है, नासिका च। और नासिका च से यहाँ पर क्या मतलब है, यानी मुख तो होता ही होता है, ये सब हमारे उच्चारण स्थल तो है ही है मुख में स्थित, इसके अतिरिक्त नासिका भी होता है। कंठ तालु, अब देखिए अब तक हमने सिंगल सिंगल जो है उच्चारण स्थल पढ़े थे, है ना। अब देखिए ये दो, ए दयितो हो कंठ तालु। अब इसको जब हम तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ए और आई, यानी ए और आई इनका उच्चारण स्थल क्या होता है, कंठ और तालु। देखिए बिल्कुल सीधी सी गणित है, आप जानते हैं किससे मिलकर बना है, ठीक है। तो इसका तो क्या हो गया, कंठ हो गया, और इसका क्या हो गया आपका, तालु हो गया। इसलिए इनका उच्चारण स्थल क्या कहा जाता है, कंठ तालु, ठीक है। इसी तरह कंठ ओष्ठ, ये किसका हो गया, ओ दउतो हो कंठ ओष्ठम, यानी ओ और औ, तो ए प्लस ऊ, ए का क्या हो गया, कंठ, और ऊ का भी अभी हमने पढ़ा था ओष्ठ। तो इन दोनों वर्णों का उच्चारण स्थल क्या हो गया है, कंठ ओष्ठ। और व का बहुत बार प्रश्न पूछा गया, वकारस्य दंतोष्ठम, सीधा सूत्र है कि जो वकार है ये अलग से एक वर्ण दिया गया है, इसमें जो है दंत और ओष्ठ दोनों का हम सहारा लेते हैं। आप बोल के देखिए व है ना, व, तो दंत और ओष्ठ इसका उच्चारण स्थल है व का। जिह्वा मूल मैंने आपको बताया था, आधा विसर्ग आपका हो गया क से पहले और आधा विसर्ग हो गया आपका ख से पहले। जो कंठ के नीचे स्थित है हमारे जिह्वा के मूल से इन दोनों का उच्चारण किया जाता है, वह जिह्वा मूल। तो अलग से ये भी एक क्या होगा, देखिए उपधमानीय तो हमारा ओष्ठ में ही शामिल हो गया, लेकिन जिह्वा मूल एक अलग से उच्चारण स्थल है जहां से हम इन दोनों वर्णों का उच्चारण करते हैं। इसके अलावा नासिका, नासिका अनुस्वारस्य, ठीक है। क्या हो गया, अनुस्वार, ये देखिए यहाँ पर आएगा, ये अनुस्वार का ये चिन्ह है, इस तरीके से अनुस्वार इनका उच्चारण स्थल हो गया। यानी अभी हमने यमंगणनम नासिका भी पढ़ा था, ठीक है, याद रखेंगे। यहाँ पर रिवाइज, अब यहाँ पर ये किसके लिए आया है, स्पेशली अनुस्वार के लिए आया है। अनुस्वार का मतलब क्या होता है, कोई सा भी जो स्वर हो या जो भी हो उसके ऊपर जो बिंदी है। अनुस्वार किसमें पढ़ा था हमने, जल्दी से बताइए, अयोग वहां में हमने पढ़ा था। और औरस्य, औरस्य यानी उरह, जब हम इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, उरह। देखिए ब्रह्मा, बाह्य, वह्नि और हृदय, ये सारे जो है के अंतर्गत जो वर्ण है, इन सब का उच्चारण स्थल क्या है, उरह से। तो थोड़ा सा एक इस टेबल के माध्यम से मैंने यहाँ पर आपको समझाने का प्रयास किया है कि किस किस तरह से हम वर्णों का उच्चारण कौन से स्थल से करते हैं। ये अगर इस तरीके से आप तोड़ के बनाना चाहें तो ये देखिए कंठ का सीधा ये उच्चारण स्थल हो गए, कंठ हो गए, ये आपका कंठ, कंठ में अ, और ये को, ये है, और ये विसर्ग, ठीक है। इधर से अ ई, ये ए तो इधर आ गया, ई हो गया इधर, ये आपका च वर्ग हो गया, यकार हो गया, शकार हो गया, फिर आपका रिकार हो गया, ये आपका क्या हो गया, ट वर्ग हो गया, र हो गया और श हो गया, री हो गया, त थ द ध न, ये आपका क्या हो गया, त वर्ग हो गया है, ल और स, ये आपका उ, पे वर्ग और ये उपधमानीय, ठीक है। ये उच्चारण स्थल हमने पढ़े। इसके बाद और हमने क्या पढ़े, कंठ तालु, ये देखिए पहले नासिका, यमंगणन, ये इधर आ गया नासिका, और वहां क्या समझा था आपको, दो बार आया था जब हमने टेबल बनाई थी, तो एक क्या आया था, अनुस्वार, ठीक है।
ए आई कंठ तालु, ओ औ कंठोष्ठ, व दंतोष्ठ, आधा विसर्ग कै और ख से पहले जिह्वा मूल, और है में स्थित न, य, री, म, ऐसे बहुत सारे और भी वर्ण हो सकते हैं। उनका उच्चारण स्थल क्या है? उरह। देखिए, ये जो एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन कौन से वर्ण एक उच्चारण स्थल वाले हैं और कौन कौन से वर्ण दो उच्चारण स्थल वाले हैं। जब मैं आपको नासिका का करा रही थी तब मैंने कहा था कि आप बिल्कुल इसको ध्यान रखिए। वहां पर वो चीज मैंने इसीलिए आपको जो है पिन आउट की थी कि आप उस चीज को समझें। देखिए, ये कौन सा हो गया? कै वर्ग का। यमंगणनम नासिकाचा सूत्र हमने पढ़ा था, ठीक। ये च वर्ग, ये हमने वर्गों के अनुसार यहाँ पर लिखे हैं, ठीक है। ये आपका कै वर्ग, ये आपका च वर्ग, ये आपका कौन सा हो गया? ट वर्ग, ये कौन सा हो गया? त, और ये कौन सा हो गया? पै वर्ग। अब देखिए, कै वर्ग कहाँ पे आता है? अकुह विसर्जनीय नाम कंठ, तो इसका उच्चारण स्थल कौन सा हो गया? कंठ, ठीक है। च का ईचु यशा नाम तालु, ट का ऋतु रसा नाम मूर्धा, त का ऋतु रसा नाम दंथा, और पै का उपधमान्याम ओष्ठौ। यानी आप यहाँ पर ये समझने का प्रयास करें कि ये हर वर्ग का पांचवा वर्ण है, तो ये जिस जिस वर्ग में स्थित है, यानी ये कै वर्ग में स्थित है तो कै वर्ग का उच्चारण स्थल कंठ है, तो ये तो इनका उच्चारण स्थल होगा ही होगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन यमंगणनम नासिकाचा सूत्र से इनका उच्चारण स्थल क्या होता है? नासिका भी होता है। इसीलिए दो उच्चारण वाले वर्णों में हम इनको शामिल करेंगे, यानी हर वर्ग का पांचवा वर्ण। तो पांच वर्ण तो आपके ये हो गए हैं, क्लियर। इसके अलावा अभी अभी हमने पढ़ा था ए और आई, समझा दिया था मैंने आपको। कंठ तालु, ओ और औ, कंठ ओष्ठ और व दंतोष्ठस्य, ठीक है। तो वकारस्य दंतोष्ठम, तो दंत और ओष्ठ, तो ये भी आपके पांच हो गए। 1 2 3 4 5, तो 5 + 5 कितने हो गए? 10 वर्ण। यदि आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि ऐसे कितने वर्ण हैं या दो उच्चारण स्थान वाले वर्णों की संख्या बताइए, थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करने के लिए कि आपको क्या ये डीप में पता है या नहीं है, इस चीज के लिए प्रश्न पूछा जा सकता है। तो 10 ऐसे वर्ण हैं जिनका उच्चारण स्थान कितने होते हैं? 2 होते हैं, क्लियर। चलिए, ये हमारा जो है उच्चारण स्थान वाला जो है एक टॉपिक है वो पूरा होता है। अब हम थोड़े से इससे जो प्रश्न बनते हैं उनकी तरफ चलते हैं। अब आप मुझे प्रश्नों के उत्तर बताएंगे। अकुह विसर्जनीय नाम, अगर सूत्र याद है तो हम सीधा ही कर लेंगे। अ, क वर्ग और ह विसर्ग का उच्चारण किससे होता है? पढ़ा था हमने। अकुह विसर्जनीय नाम कंठ, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? कंठ, इसमें हमारा उत्तर हो जाएगा। इसका क्या है? ऋतु रसा नाम मूर्धा, ईचु यशा नाम तालु, और दंते का क्या होगा? ऋतु लसा नाम दंतः। देखिए, ईचु यशा नाम, ये भी मैंने वहां पर एक्सप्लेन कर दिया, तो हमारा इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा? तालु, सिंपल है। ऋतु रसा नाम मूर्धा, ये यहाँ पर तोड़कर भी लिखे गए हैं। अगर आप इस तरीके से याद करना चाहें, ऋकार ट वर्ग र और श का उच्चारण स्थल क्या होता है? मूर्धा होता है, तो हमारा ऑप्शन इसमें उत्तर क्या हो जाएगा? मूर्धा। आगे चलते हैं। ऋतु लसा नाम दंतः, ऋ का त वर्ग और ल और स, इनका उच्चारण स्थल क्या है? दंत, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? दंतः। उपउपधमान्या नाम ओष्ठौ। देखिए, अगर सूत्र याद है तो चीजें हमारे लिए बहुत आसान है, सीधा सा हमारा ऑप्शन हो जाएगा इसमें ओष्ठौ। अनुनासिक वर्णानाम उच्चारण स्थानम अस्ति, क्या हो जाएगा? अनुनासिक पढ़ा था, यमंगणनम नासिका, च और अनुस्वारस्य नासिका, दोनों ही हमने पढ़े थे। अनुनासिक किसमें हो जाएगा? मुख नासिका वचनो अनुनासिका, ये वाला सूत्र भी हमने पढ़ लिया था, तो नासिका से इसका उच्चारण स्थल होगा। अगला ए वर्णस्य, ए दई तो क्या सूत्र था? ए और आई दोनों का उच्चारण स्थल क्या होता है? कंठ तालु। ई वर्णस्य, अब देखिए खाली ई, अगर आपको सूत्र याद है, एक तो या तो आप पूरा सर्च करें कि ई कहां पर था, एक एक उसको, और सूत्र याद है तो आप सीधा से कर लेंगे ईचु यशा नाम तालु। अगर आपको ई का ऐसे सूत्र याद है तो आपको पता है ईचु यशा नाम तालु में ई आता है, तो हमारा सीधा सीधा हम किस पे चले जाएंगे? तालु पर चले जाएंगे। अगला श वर्णस्य उच्चारण स्थानम किम? श ईचु यशा नाम तालु। देखिए, इसी में आता है, तो एक ही जगह हमें हमारे दो आंसर मिल गए हैं, तालु हमारा ऑप्शन हो जाएगा। ये क्या है? कैवर को देख लिया आपने, लेकिन आपने इसको नहीं देखा, तो हमारा प्रश्न गलत हो जाएगा। देखिए, खाली अगर क्या आता है, खाली अगर क्या आता है तो हमारा उत्तर क्या होगा? फिर हम किस पे जाएंगे? कंठ पे। लेकिन इस कैसे पहले क्या है?
ये देखिए, ये आधा विसर्ग, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है देखना कि वर्ण से पहले कुछ निशान है क्या, मतलब हमें प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़ना है। तो ये किस में चला गया, जिह्वा मूल में चला गया, और जिह्वा मूल का उच्चारण स्थल क्या होगा, जिह्वा मूलम। सिंपल। ये देखिए वापस वही चीज जो मैंने ऊपर बताई, यहाँ पर पे है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर कोई गलती की गुंजाइश इसलिए नहीं है कि पे वर्ग हो चाहे उपतमानीय है, दोनों का ही उच्चारण स्थल क्या होता है, एक ही होता है। तो यहाँ पर हमारा ओष्ठ हो जाएगा आंसर। विसर्गस्य उच्चारण स्थानम अस्ति, विसर्ग का क्या होता है, अकुह विसर्जनीय नाम कंठः। पहला ही सूत्र था जहां हमने पढ़ा था कि विसर्ग का उच्चारण स्थल क्या होता है, कंठ होता है। लेकिन जब हमने क्या पढ़ा था, इस विसर्ग को पढ़ा था किसमें, वर्ण परिचय वाले रेफरेंस में, वहां पर मैंने आपको इसको डिटेल में बताया था कि एक बहुत इंपॉर्टेंट शब्द आया था, तत् स्वर स्थान आया था। तो वहां पर हम विसर्ग का क्या करते हैं, अगर खाली, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कहने जा रही हूं, कि अगर खाली विसर्ग का उच्चारण स्थल पूछा जाए तो कंठ होगा। लेकिन यदि देखें राम है कहकर अगर उच्चारण स्थल पूछा जाए, क्योंकि अब हम तत् स्वर स्थान की बात कर रहे हैं, जिस जिस स्थान से स्वर उच्चरित होता है, तो यहाँ पर मैं में क्या है, ए है, तो ए का उच्चारण स्थल क्या होता है, कंठ होता है। तो अगर यहाँ पर उच्चारण स्थल विसर्ग का पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, कंठ। लेकिन यदि आपसे समझ लीजिए हरे ही अब पूछा जाए कि यहाँ पर विसर्ग का उच्चारण स्थल क्या है, तो रे में क्या स्थित है, ई स्थित है, ये देखिए, और ई का उच्चारण स्थल क्या होता है, ईचु यशानाम तालु। तो इस वाले विसर्ग का उच्चारण स्थल क्या हो जाएगा, तालु हो जाएगा। यानी अगर खाली विसर्ग दिया जाए, मतलब कोई कंफ्यूजन नहीं है, बिल्कुल सिंपल है कि यदि खाली विसर्ग दिया जाए तो उच्चारण स्थल क्या करना है, क्या करना है, कंठ करना है। लेकिन यदि पर्टिकुलर किसी पद को देकर पूछा जाए और फिर उसमें विसर्ग लगा हो, तब आपको ये देखना है कि उस विसर्ग के पहले जो स्वर है उसका उच्चारण स्थल क्या है, उसके अकॉर्डिंगली आप उसका क्या करेंगे, उच्चारण स्थान कर देंगे। सिंपल। चलिए आगे चलते हैं हम। ठकारस्य, ठकार किस में आता है, ट वर्ग में आता है, और ट वर्ग का सूत्र क्या है, रीटू रसानाम मूर्धा। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, मूर्धा हो जाएगा। आई, ये देखिए, तो ए और आई कौन सा सूत्र था, ए दयितो कंठ तालु। तो सीधा सीधा हमारा उत्तर देखिए, अगर सूत्र हमको याद है तो बहुत आसानी से हम बहुत सारे प्रश्नों को कर सकते हैं। औ, औ दो तो, और इसमें क्या हो जाएगा, ए दयितो कंठ तालु और ओ दो तो कंठोष्टम। ए प्लस उ का क्या था, ओस था, और ए का क्या था, कंठ था। तो हमारा ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, कंठोष्ठ। ओष्ठ कस्य उच्चारण स्थानम भवति, ओष्ठ किसका उच्चारण स्थान होता है। यहाँ पर अब उच्चारण स्थान दिया है और पूछा है कि किसका होता है, त वर्ग का होता है क्या, बताओ। तो ऋतु लसानाम दंता, इसका तो क्या होगा, दंता ऑप्शन होगा। तो ये हमारा गलत हो गया। फिर क वर्गस्य, इसका क्या होगा, अकुह विसर्जनीय नाम कंठः। तो ये कंठ, ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि हमसे तो क्या पूछा है, ओष्ठ पूछा है। शकारस्य ईचु यशनाम तालु, तो इसका क्या हो जाएगा, तालु हो जाएगा। तो हमारा ये भी गलत है। अब क्या बचा, प वर्ग, इसमें है क्या, हाँ, उपधमानियम ओष्ठो, यहाँ पर ये हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसमें सी हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, प वर्ग हमारा ऑप्शन इसमें हो जाएगा। चलिए अगला हमारा प्रश्न, उकारस्य उच्चारण स्थानम किम। ऊ का यहाँ पर पूछा है, ऊ कहाँ पर आएगा, वापस सूत्र याद करिए, उपउपधमानियाम ओष्ठौ। तो सीधा सीधा हम हमारा आंसर किस पर जाएंगे, हम बी ऑप्शन के साथ हम यहाँ पर जाएंगे। ओके दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं प्रयत्न को। उच्चारण स्थल हमारे समाप्त होते हैं और हमारा इसी टॉपिक में जो दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का, वह है प्रयत्न। प्रयत्न देखिए जानते हैं किसको कहते हैं। जब हमने वर्णों को, जो उच्चारण की अभी हम बात कर रहे हैं, उच्चारण स्थलों के हमने स्थल तो पढ़ लिए, लेकिन उस वर्ण को उच्चारण करने के लिए हमें क्या करनी पड़ती है, जो कोशिश करनी पड़ती है, जो प्रयास हमें करना पड़ता है किसी भी वर्ण को उच्चारण करने के लिए, उसको हम क्या कहते हैं, प्रयत्न कहते हैं। देखिए प्रयत्न दो तरीके का होता है। एक तो वर्णोत्पत्ति के पूर्व,
यानी वर्ण अभी तक हमारे मुंह से बाहर निकला भी नहीं है, अभी हम सोच ही रहे हैं। जैसे होता है ना कि आप एग्जाम देते रहते हैं, लिखते रहते हैं और आपके दिमाग में वर्ण चलते रहते हैं, या आप किसी को सुन रहे होते हैं तब आपको रहता है कि मुझे इसका ये रिप्लाई देना है। यानी उस वक्त जो वर्णों की प्रक्रिया आपके अंदर चलती रहती है और फिर वो प्रयत्नों के माध्यम से क्या आती है, बाहर आती है। यानी ये जो है वर्णोत्पत्ति के पूर्व वाला आभ्यंतर कहलाता है और वर्णोत्पत्ति के अनंतर जब वर्ण वहां से उत्पन्न हो गया उसके बाद का जो प्रयत्न है वह क्या कहलाया, बाह्य प्रयत्न कहलाया। आभ्यंतर प्रयत्न कितने प्रकार का है, ये प्रश्न आया है हमारे एग्जाम में, पूछा गया है, ध्यान रखेंगे 5 प्रकार का है। और बाह्य प्रयत्न क्या है, 11 प्रकार का है। देखिए इसको आप समझ लीजिए, थोड़ा सा बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है, बाकी सारा इसमें फैक्ट है, समझाने जैसा कुछ नहीं है। कि जब हम वर्णों का उच्चारण करते हैं तो देखिए हमारे शरीर के अंदर क्या है, वायु स्थित है, ठीक है। नाभि से वह वायु कहाँ आती है, स्वर तंत्री की तरफ बढ़ती है जब भी हम किसी भी वर्ण का उच्चारण करते हैं। और फिर उस स्वर तंत्री जो हमारा जो स्वर तंत्री है या जो स्वर तंत्र है वह क्या करता है, उस वायु को बाहर निकालने के लिए कि वो वायु कहाँ से निकले, कभी सिकुड़ता है और कभी फैलता है। इस ये जो प्रयास चलता रहता है और सीधा यही हमारी जिह्वा, जब ये वायु फिर और ऊपर आती है और हमारे यहाँ पर मुख के अंदर जो उच्चारण स्थल है उसमें भी वायु जो है बाहर निकालना है तो उस पर कितना प्रेशर डालना है, कम ज्यादा, ये होता रहता है। ये दोनों ही चीजें क्या कहलाती है, प्रयत्न कहलाती हैं। ये तो ये जो वायु का कम गति से आना, तेज गति से आना, धीरे हल्का, ये सब चीजें क्या है, प्रयत्न के अंतर्गत शामिल की जाती हैं। चलिए हम आभ्यंतर प्रयत्नों को अंदर की तरफ, यानी पहला जो वर्णोत्पत्ति से पूर्व का जो प्रयत्न है वह हमारा आभ्यंतर प्रयत्न है। ये 5 प्रकार का है। देखिए कैसे, सबसे पहले स्पृष्ट। याद करिए जब हमने वर्ण परिचय पढ़ा था और तब मैंने आपको ये बताया था कि जब जिह्वा क्या करती है, उच्चारण स्थल को पूरी तरह से क्या कर लेती है, स्पर्श कर लेती है, ऐसे वर्णों को हम क्या कहते हैं, स्पर्श करना। ये देखिए स्पर्शहा, उनको ये मैंने बताया था आपको, स्पर्शा भी कहते हैं। और इनका जो, और इसमें कौन सा आ जाएंगे, 25 वर्गीय व्यंजन। जब हमने व्यंजन पढ़े थे और वर्गीय और अवर्गीय इनको 2 भागों में बांटा था, तब वहां पर मैंने आपको ये बात बताई थी कि इनको हम स्पर्श वर्ण भी कहते हैं। तो इनका जो आभ्यंतर प्रयत्न है वो क्या है, स्पृष्टः कहलाता है, जहां पर कि जिह्वा क्या करती है, स्पर्श करती है उच्चारण स्थल को। अगला जो है वो है क्या है, ईशत स्पृष्ट। देखिए स्पृष्ट तो सेम वही हो गया आपका, स्पर्श करने वाली बात, लेकिन इसके पहले क्या है, ईशत, यानी थोड़ा, यानी स्पर्श तो कर रही है, बस थोड़ा कम कर रही है जिह्वा। तो इसमें ईशत स्पृष्ट वाले प्रयत्न में कौन से वर्ण आएंगे, ये वह रैले, ये 4 वर्ण आते हैं। और इनको हम किस नाम से जानते हैं, अंतःस्थ के नाम से जानते हैं। ये भी हमने वर्ण परिचय में पढ़ा था, ठीक है। इसके बाद ईशत विव्रत, इसमें क्या होता है, जो मुख है हमारा कम खुलता है। और ऊष्माण, संघर्ष, क्यों, क्योंकि हमने जब ये पढ़ा था ऊष्मा में, आपको पता है कि एक संघर्ष से एक ऊष्मा निकलती है, जब ये संघर्ष होता रहता है तो इसलिए मुंह हमारा कम खुलता है। और इसमें भी 4 वर्ण हमारे आएंगे, श, श, स और है। और इसके बाद वाला अगला जो प्रयत्न है वह है विव्रत, जिसमें हमारा मुख अच्छी तरह से खुलता है, पूरा खुलता है, और उसमें आपके स्वर आ जाएंगे जिसको कि हम अच प्रत्याहार के अंतर्गत शामिल करते हैं। अ, ई खुल रहा है ना, उ, इस तरीके से। और अगला जो हमारा आभ्यंतर प्रयत्न है वह है संवृत। इसमें मुंह जो है बंद होकर भी बंद होता है और होकर फिर खुलता है, ये थोड़ा सा प्रोसीजर चलता है। लेकिन यहाँ पर जो आपको समझना है वो यहाँ पर ये है कि इसमें सिर्फ ह्रस्व ही हम काउंट करते हैं, और वो भी क्या, कब, उच्चारण के काल में। यानी जब हम व्याकरण की, जब हम प्रक्रिया भाग करेंगे, प्रक्रिया का भाग यानी जब हम संधि कार्य कर रहे हैं, कोई सा भी हम कार्य कर रहे हैं, प्रक्रिया का जब हम हिस्सा बन रहे हैं, ये सिर्फ यहाँ पर जो बात हो रही है उच्चारण के रेफरेंस में हो रही है। और जब भी हम प्रक्रिया करेंगे तब हम इसको किस में काउंट करेंगे, तब हम इसको विवृत में ही काउंट करेंगे। लेकिन उच्चारण की दिशा में, उच्चारण की दशा में ह्रस्व सिर्फ क्या कहलाएगा, संवृत कहलाएगा। और प्रक्रिया की जब बात करेंगे तब ये अ किस में सम्मिलित हो जाता है, विवृत में सम्मिलित हो जाता है। तो इस तरीके से स्पृष्ट, ईशत स्पृष्ट, ईशत विवृत, विवृत और संवृत, ये 5 आपके आभ्यंतर प्रयत्न होते हैं। और देखिए आप ध्यान से, यहाँ पर आप ध्यान से देख लीजिए कि जो भी वर्ण है यहाँ पर एक ही बार है,
2 बार नहीं है। इस ए को अगर आप छोड़ देते हैं, क्योंकि ये यहाँ पर सिर्फ बात क्या कर रहा है, उच्चारण की बात कर रहा है, यानी यहाँ पर अगर यहाँ पर आपके 5 वर्ग आ गए हैं तो ये देखिए यहाँ पर 5 वर्ग नहीं है, अगर यहाँ पर अंतस्थ आ गए हैं तो वो यहाँ पर नहीं है या यहाँ पर नहीं है। यानी इसके कहने के मायने सीधे सीधे से ये हैं कि चाहे स्वर हो चाहे व्यंजन हो, उन सबका आभ्यंतर प्रयत्न एक ही होता है। यानी अगर मैंने ये बात कही तो इसके साथ एक बात मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए छोड़ दी, तो इसका मतलब क्या बाह्य प्रयत्न ज्यादा हो सकता है? बिल्कुल ज्यादा हो सकता है। इसका प्रश्न इस प्रश्न का उत्तर मिलेगा आपको जब हम बाह्य प्रयत्न पढ़ेंगे। यहाँ पर ये बात कहने के मायने यही है कि आप इस चीज को ध्यान से अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि हर वर्ण का, चाहे वे स्वर है चाहे वे व्यंजन है, उसका आभ्यंतर प्रयत्न एक ही होता है। चलिए देखिए, आभ्यंतर प्रयत्न में भी ये मैं आपको बता देती हूँ, बिल्कुल कंफ्यूजन आप नहीं करेंगे, क्योंकि अगर रेफरेंस दे आपको कि सिद्धांत कौमुदी में कितने आभ्यंतर प्रयत्न माने गए हैं, तो वहां आपके 4 आभ्यंतर प्रयत्न माने गए हैं। कहां पर? सिद्धांत कौमुदी में। ठीक है, अभी जब ये पिछली परीक्षाओं में पूछा गया तो अगर खाली आपसे आभ्यंतर प्रयत्न पूछा जाए तब हमारा उत्तर क्या होगा? 5 होगा। लेकिन यदि ये दे दिया जाए कि सिद्धांत कौमुदी के अनुसार कितने होते हैं, तो आप क्या करेंगे? 4 करेंगे। स्पष्ट है, ईशत स्पष्ट हमने पढ़ लिया है। हाँ जी, विवृत, विवृत में इन्होंने क्या कर लिया है? स्वर को भी शामिल कर लिया है और ऊष्म वर्णों को भी शामिल कर लिया है, इन दोनों को मिक्स कर दिया है। तो ईशत विवृत और विवृत को एक कर दिया है और समृत की स्थिति सेम है जो पहले थी। तो इस तरीके से सिद्धांत कौमुदी के अनुसार 4 आभ्यंतर प्रयत्न माने जाते हैं और बाकी जो हमारी संस्कृत व्याकरण में चलता है वो 5 माने जाते हैं। जनरली तो हम 5 ही यहाँ पर मानेंगे। अब हम बाह्य प्रयत्नों की बात कर लेते हैं। बाह्य प्रयत्न कौन से हैं? 11 ओ। अब आप सोचेंगे कि अरे बाप रे 11 कैसे याद करेंगे, है ना, इतने सारे नाम। वेरी सिंपल, बहुत हमको 11 याद करने की, देखिए नाम तो 11 ध्यान रखने की जरूरत है, पर उनको हमें इनमें वर्ण कौन कौन से आते हैं इनको अलग अलग याद करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? देखिए उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, ये 3 तो हमने पढ़ लिए। स्वर जब हमने पढ़ा था वर्ण परिचय तब हमने पढ़ ली, आपको ध्यान है। अब इसको हम 2 कैटेगरी में बांट लेंगे। विवार, श्वास और अघोष को हम एक कैटेगरी में बांट लेंगे। संवार, नाद, घोष को हम एक कैटेगरी में बांट लेंगे। तो एक कैटेगरी आपके पास ये हो गई, एक ये हो गई, एक आपकी अल्प प्राण हो गई और एक आपके महाप्राण हो गई और एक आपका ये स्वर हो गया। यानी आपको इतना ज्यादा रटने की जरूरत ही नहीं है, बस आपको ये नाम ध्यान रखने। अब इनके अंतर्गत जो वर्ण आएंगे, यानी इन तीनों में एक ही तरीके के वर्ण आएंगे, एक जैसे। फिर इन तीनों में पुनः संवार, नाद, घोष में एक तरीके के आएंगे, यानी जो यहां आ गए वो यहां नहीं आएंगे, जाहिर सी बात है, और जो यहां आ गए वो यहां नहीं आएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से बाह्य प्रयत्न को याद करना भी आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। चलिए हम देख लेते हैं। ये देखो, विवार, श्वास और अघोष, अभी मैंने बात करी थी, ये 3 हो गए हमारे 3 बाह्य प्रयत्न, लेकिन हमने इसको एक ही बार में ले लिया। इसके अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? ये देखिए, वर्गों का पहला वर्ण आएगा, दूसरा वर्ण आएगा। तो ये देखिए, एक ये चवर्ग, ये टवर्ग, ये तवर्ग और ये पवर्ग। ठीक है, तो वर्गों का पहला दूसरा वर्ण आ गया। इसके अलावा श, श और स, ये आपके ये आ गए। इसमें है नहीं है, ध्यान रखेंगे। ये देखिए है हमारा यहां पर चला गया है, क्योंकि जब हम ऊष्म की बात करते हैं तो श, श, स के साथ हम है को भी काउंट करते हैं, लेकिन यहाँ पर ऊष्म वर्णों की बात नहीं हो रही, यहाँ पर अलग अलग वर्णों की बात हो रही है। तो यहाँ पर क्या हो गया? वर्गों का पहला दूसरा वर्ण हो गया, श, श, स हो गया, जिसको हम सिंपली खर प्रत्याहार भी कह सकते हैं। खर प्रत्याहार का मतलब, चले जाइए कहां पर? माहेश्वर सूत्र में। माहेश्वर सूत्र को अगर आप उसी क्रम में याद करेंगे तो कहां से शुरू होता है? ख, फ, छ, ट, त, च, ट, त, व, क, प, य, श, श, र, श, 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 र, वहां पर आता है वहां तक। तो पूरे खर प्रत्याहार में जितने भी वर्ण आएंगे, या तो सिंपली आप ये ध्यान रख लीजिए 2 तरीके हैं, या तो आप खर प्रत्याहार को ध्यान रख लीजिए। तो आपको अगर माहेश्वर सूत्र याद है तो, और खर प्रत्याहार आपको ध्यान रहेगा सिर्फ इतना सा, तो वर्ण आप स्वतः ही भर लेंगे। और यदि आप खर प्रत्याहार के उसमें नहीं जाना चाहते तो सिंपल सा आप ध्यान रखिए कि पहला वर्गों का पहला दूसरा वर्ण यहां पर आ जाएगा और इसके अलावा श, श से आ गया। अब इसके अलावा एक आपका विसर्ग आ गया। ठीक है, जिह्वा मूल्य आ गया। जिह्वा मूल्य क्यों आएगा? क्योंकि क और ख यहाँ पर, तो इनके पहले आधा विसर्ग, और प और फ पहला और दूसरा वर्ण है तो उपधमानीय भी आपका यहाँ आ गया। और यम वर्ण, याद है यम वर्ण हमने पढ़ा था, एक जैसे 2 वर्ण होंगे, वर्गों का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण
एक जैसे, और उनके बाद वर्गों का कोई सा भी किसी भी वर्ग का 5वां वर्ण आ जाए तो दूसरा वाला वर्ण यम वर्ण कहलाता है। तो 4 वर्ग होते हैं ना वर्गों का, पहला, दूसरा, तीसरा, वर्गों का पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा वर्ण। तो जब हम यहाँ पर कौन से वर्गों की बात कर रहे हैं, वर्गों के पहले दूसरे वर्ण की बात कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि यम वर्ण के भी पहले दूसरे वर्ण यहीं पर शामिल हो जाएंगे। ठीक है, अगला ये हमारा संवार नाद घोष। अब देखिए, मैंने आपको जब वो डायग्राम अभी हमने पढ़ा था तब मैंने आपको बताया था जो विवार श्वास अघोष में शामिल हो गया वो संवार नाद घोष में नहीं आएगा। यानी ये जो वर्ण आगे हैं इनके अतिरिक्त अब जो भी बचते हैं वो सब किस में आ जाएंगे, आपके किस में आ जाएंगे, संवार नाद घोष में। यानी पहला, दूसरा यहाँ आ गया तो यहाँ कौन सा बच गया, सिंपल है ना, तीसरा, चौथा, 5वां वर्ण हो गया। ओके, अब ये श यहाँ पर आ गया तो है यहाँ पर बच गया। ठीक है, यहाँ पर हमारा ये व रेले नहीं आया था तो ये हमारा ये व रेले यहाँ पर आ गया। ओके, अब विसर्ग यहाँ पर आ गया। अब देखिए यहाँ पर हमारा 5वां वर्ण है, ये 5वां वर्ण है, 5वां वर्ण है तो हमारा क्या हो जाएगा, एक अनुस्वार यहाँ पर हो जाएगा और यम, यम में हमारा क्या हो जाएगा, तीसरा, चौथा वर्ण। ठीक है, पहला, दूसरा यहां पर ले लिया तो ये आपका तीसरा, चौथा यहां पर आ जाएगा। क्लियर, पहला, दूसरा ऊपर है, तीसरा, चौथा, 5वां ऊपर है, श ऊपर है तो है नीचे है, य व र ल नीचे है, विसर्ग ऊपर है, जिह्वा मूल उपधमानीय ऊपर है तो आपका अनुस्वार नीचे आ गया है, यम वर्ण का पहला, दूसरा ऊपर है तो यम वर्ण का तीसरा, चौथा नीचे आ गया। तो इस तरीके से बहुत आसान है कि आप पहले तो विवार के लिए ये सब याद करें, फिर आप श्वास के लिए सब याद करें और फिर आप अघोष के लिए सब याद करें। क्या जरूरत है, कोई जरूरत नहीं है अलग अलग याद करने की। मतलब देखिए एक कहावत है, आप उसको याद रखिए, वर्क स्मार्टर रादर देन हार्डर। आपको स्मार्टली वर्क करना है और स्मार्टली वर्क करेंगे तो चुटकियों में आपको सब चीजें बहुत आसानी के साथ याद हो जाएंगी। तो यहाँ पर इन तीनों के साथ हम इस ऑप्शन पे जाएंगे, या तो खर प्रत्याहार पे जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर आप कौन सा प्रत्याहार हो जाएगा, ये हर्ष प्रत्याहार। जहां पर ऊपर खर प्रत्याहार आ रहा है वहां पर आप नीचे यहां पर क्या ध्यान रखेंगे, हर्ष प्रत्याहार। या तो प्रत्याहार से ध्यान रख लीजिए, नहीं तो वर्गों का पहला, दूसरा वर्ण ऊपर रहेगा, तीसरा, चौथा, 5वां वर्ण नीचे रहेगा। इस तरीके से भी आप क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अल्प प्राण, अब देखिए यहां पर थोड़ा सा अलग है। यहां पर आपका पहला है, ये कौन सा हो गया, तीसरा, और ये कौन सा हो गया, 5वां। ओ ये देखो, ये मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर। तो आपका यहाँ पर अल्प प्राण में पहला, तीसरा, 5वां वर्ण आ जाएगा और इसके अतिरिक्त य व रेल यानी यण प्रत्याहार यहाँ पर आ जाएगा। सिंपल, पहला, तीसरा, 5वां वर्ण और यण प्रत्याहार आपका किस में आ जाएगा, अल्प प्राण में। अब देखिए पहला, तीसरा, 5वां आ गया तो हमारे पास क्या बच गया, दूसरा और चौथा बच गया। तो वो किस में आ जाएगा, आपका महाप्राण में। ये देखिए दूसरा हो गया ये और ये चौथा हो गया। अब अंतस ये यहां पर आ गया तो अपना ये क्या बच गया, श स है, तो ये शल प्रत्याहार आपका हो गया। सिंपल सी बात है कि या तो पहला, तीसरा, 5वां यण प्रत्याहार याद रख लीजिए, दूसरा, चौथा शल प्रत्याहार ध्यान रख लीजिए। नहीं तो इस तरीके से आप ध्यान रख लीजिए कि ये पहला, तीसरा और ये वेरल है, और पहला, तीसरा, 5वां ये वेरल है और दूसरा, चौथा श है। इस तरीके से भी हम याद कर सकते हैं। और उद्दात अनुदात स्वरित में हम जानते हैं इसमें हमारे सभी स्वर आ जाएंगे। तो ये हमारा देखिए बाह्य प्रयत्न हो गया। आप थोड़ा सा एक बार बहुत इसको देख लेते हैं। विवार किसे कहते हैं, वर्णोच्चारण के समय मुख के खुलने को, जब मुख खुलता है पूरी तरीके से उसको हम विवार कहते हैं। यानी जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख खुलता है, पूरी तरह से हमारा खुल जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, विवार कहते हैं। जाहिर सी बात है अगर अभी ये दोनों क्योंकि एक दूसरे के विपरीत है, यहाँ पर मुख खुल रहा है तो यहाँ पर मुख का विकास नहीं होगा। किसमें, संवार में। विवार का ही थोड़ा सा अपोजिट क्या हो जाएगा, संवार। इसमें मुख खुल रहा है तो इसमें मुख कम खुल रहा है, मुख का विकास कम हो रहा है। श्वास, तो वर्णों के उच्चारण के समय श्वास चलने को, यानी कुछ वर्ण ऐसे होते हैं जब हम उनको बोलते हैं तो हमारा श्वास कंपैरेटिवली तेज चलता है, वह श्वास। और नाद, जब एक गंभीर ध्वनि हो रही है उसमें उसे हम क्या कहेंगे, नाद। जो बाह्य प्रयत्न है उसको हम नाद कहेंगे। अगला घोष और अघोष। देखिए वर्णों के उच्चारण के समय घोष, अर्थात जब हम वर्णों को बोलते हैं तो हमारे मुख के अंदर एक गूंज सी उठती है, उसको घोष कहेंगे। और जहां पर गूंज न उठे उसको हम क्या कहेंगे, अघोष कहेंगे। अल्प प्राण, वर्णोच्चारण के समय प्राण वायु के अल्प युक्त, यानी जिसमें कम वायु का प्रयोग हो रहा है। देखिए आप अल्प प्राण में हमारा कौन सा आता है, पहला, तीसरा, क, ग, ग, और ख,
घ। तो पहले तीसरे पांचवें वर्ण में वायु कंपैरेटिवली कम प्रयोग में आती है और दूसरे और चौथे वर्ण में उसका क्या होता है, प्रयोग ज्यादा होता है। इसलिए अल्प में अल्प प्राण और महा जिसमें अधिक वायु का प्रयोग हो उसे हम महाप्राण कहते हैं। और उदात्त अनुदात्त स्वरित हम पढ़ चुके हैं। और ये जो सारा का सारा आपका बाह्य प्रयत्न का जो रेफरेंस है वो हमने किससे लिया है, बहमी व्याख्या से लिया है, पृष्ठ संख्या 25 से 26। आप वहां से चाहें तो इसे टैली कर सकते हैं। चलिए अब देखिए, मैंने आपको एक थोड़ा सा समझाने का प्रयास किया था। क्या किया था बताइए, कि आभ्यंतर प्रयत्न हर वर्ण का कितना होता है, एक ही होता है, बताया था। या चाहे वह स्वर हो और चाहे वह व्यंजन हो, बार बार वहां पर रिपीटेशन नहीं है। लेकिन हमारा जब हम बाह्य प्रयत्न पे जाते हैं तो बाह्य प्रयत्न कितना हो सकता है, देखिए जब स्वर है, स्वर के बाह्य प्रयत्न कितने हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपने देखा ये जो विवार, श्वास, अघोष, संवार, नाद, घोष, अल्प प्राण, महाप्राण, इनमें कहीं पर भी स्वर नहीं थे। स्वर किसमें, सिर्फ किसमें आते हैं, उदात्त अनुदात्त स्वरित में। तो ये हमारे पास बाह्य प्रयत्न में 3 ही थे। तो स्वर में तो हम पहचान गए सिंपल सा, एक आभ्यंतर प्रयत्न, एक बाह्य प्रयत्न। तो कुल प्रयत्न यदि पूछ लिए जाएं कि स्वर के कुल कितने प्रयत्न होते हैं, अगर एग्जामिनर बहुत अच्छे हैं और घुमा के प्रश्न पूछना चाहते हैं, क्योंकि ये सब चीजें तो फिर भी चलिए वर्ण किसका कौन सा है बच्चा रट लेगा, लेकिन ये थोड़ा सा एक समझने वाली बात है, कॉमन सेंस वाली बात है कि आप इसको समझ कर ही निकाल सकते हैं। तो अगर कुल प्रयत्न पूछा जाए तो क्या होगा हमारा 4। अगर बाह्य प्रयत्न पूछा जाए स्वर का तो 3 और आभ्यंतर प्रयत्न क्या होगा, 1 होगा। चलिए अब हम बात करते हैं व्यंजन की। देखिए व्यंजन में क्या हो जाएगा, अब मैंने आपको कहा विवार का उल्टा क्या है, संवार, श्वास का उल्टा क्या है, नाद, और अघोष का उल्टा क्या है, घोष। क्योंकि यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, वर्गों का पहला दूसरा वर्ण ले रहे हैं, और हम यहाँ पर वर्गों का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण ले रहे हैं। यहाँ पर हम पहला तीसरा पांचवा ले रहे हैं और हम यहाँ पर दूसरा और चौथा ले रहे हैं, बाकी रेस्ट ऑफ और दूसरे वर्ण है। तो अब देखिए, अगर जैसे आभ्यंतर पहले आभ्यंतर प्रयत्न की बात कर लेते हैं। आभ्यंतर प्रयत्न में आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि एक ही रहेगा। लेकिन अब हम बात करते हैं बाह्य प्रयत्न की। देखिए बाह्य प्रयत्न में यदि विवार होगा किसी व्यंजन का तो वह संवार नहीं हो सकता। अगर श्वास रहेगा किसी व्यंजन का बाह्य प्रयत्न तो नाद नहीं हो सकता, और अघोष रहेगा तो घोष नहीं हो सकता। यानी कहने के मायने क्या है यहाँ पर, कि या तो ये तीनों ही होंगे या फिर ये तीनों ही होंगे। ठीक है, तो 1 2 3 इनकी संख्या भी 3 है, इनकी संख्या भी 3 है, कि या तो व्यंजन का क्या होगा, और तीनों में क्या सेम वर्ण आएंगे, तो इसलिए 1 2 3 हो गए, या तो ये होंगे या फिर ये 3 होंगे, 3 प्रयत्न हो गए। अब एक यहाँ पर 4 संख्या लिखी है ना, ये देखिए 4 क्यों लिखी है, एक अल्प प्राण है और एक महाप्राण है, कि या तो अल्प प्राण ही होगा या फिर महाप्राण ही होगा। यानी देखिए ये इसके साथ ये हो सकता है, इसके साथ भी ये हो सकता है ना, ये अलग प्रयत्न है और ये अलग प्रयत्न है। यानी ये तीन भी एक साथ हो सकते हैं और ये एक साथ हो सकते हैं। कहने का मतलब या तो ये 3 होगा या ये होगा, या ये 3 होगा या ये होगा, या ये 3 होगा या ये होगा, या ये 3 होगा या ये होगा। यानी इन तीनों में से वेरी सिंपल, कि या तो इन तीनों में से आप चुन लीजिए। तो 3 तो ऑप्शन आपके पास यहाँ पर आ गया है, और इन दोनों में से एक ऑप्शन आपके पास यहाँ हो गया। तो 3 + 1 कितना हो गया, 4 हो गया। इस तरीके से तो व्यंजनों का आभ्यंतर प्रयत्न कितना होगा, 1 होगा, और बाह्य प्रयत्न कितने होंगे, 4 होंगे। 3 विवार, श्वास, अघोष होंगे अथवा संवार, नाद, घोष होंगे। या तो ये होगा, और एक क्या होगा, या तो अल्प प्राण ही होगा या महाप्राण ही होगा। तो 4 हो गए। और कुल प्रयत्नों की यदि हम बात करें तो 5 आपके कुल प्रयत्न हो जाएंगे। तो दोस्तों ये हमारे बाह्य प्रयत्न पूरे हो गए। चलिए अब फटाफट से हम महत्वपूर्ण प्रश्नों को कर लेते हैं। इस पृष्ठ प्रयत्न केशाम वर्णानाम, इस पृष्ठ आभ्यंतर प्रयत्न है, किसका होगा बताइए, जिसमें जिह्वा स्पर्श करती है, तो जाहिर सी बात है स्पर्श वर्णों का हमारा होगा। ईशत स्पृष्ट, स्पर्श तो करे लेकिन थोड़ा सा कम करे, तो इस पृष्ठ के बाद वाला जो है दूसरा आभ्यंतर प्रयत्न आ गया, जिसमें हमने क्या पढ़ा था, अंतःस्थ वर्णों को हमने पढ़ा था, यह वैरल इसमें आएंगे। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। ईशद विवृत प्रयत्न केशाम, ईशद विवृत किसका होगा, जिसमें मुख हमारा कम खुलता हो। यानी मैंने बताया था संघर्ष चलता है तो मुख कम खुलता है। तो कौन से वर्ण इसमें हमारे आ जाएंगे, हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा बताइए, ऊष्म वर्ण हो जाएगा। तो हम इसमें सी ऑप्शन के साथ जाएंगे। अगला हमारा प्रश्न है विवृत प्रयत्न केशाम वर्णानाम, विवृत। ठीक है, अब हम चौथे की तरफ बढ़ गए, तो इसमें क्या हो जाएंगे, स्वराहा, अच वाला। ठीक है, पता चलेगा ये पृष्ठ का हो गया आपका। ओके, और अंतस्थ में आपके ये वैरल है, और व्यंजनों में देखो व्यंजन तो आपके इसमें भी आ रहे हैं। ठीक है, व्यंजन इसमें भी आ रहे हैं, इसलिए ये ऑप्शन नहीं, तो हमारा स्वराहा अच प्रत्याहार इसमें जाएगा।
आभ्यंतर प्रयत्न नास्ति। अब यहाँ पर ये देखना है कि आभ्यंतर प्रयत्न नहीं है। देखो विवृत है क्या? विवृत तो है, देखो अभी अभी हमने बात की है। संवृत है क्या? संवृत भी है। स्पृष्ट है क्या? स्पृष्ट भी है। और विवार, हाँ जी विवार। विवार किस में चला जाता है? विवार बाह्य प्रयत्न में चला जाता है। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है? नास्ति ही पूछ रहा है। हमें बहुत ध्यान से प्रश्न को देखना है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें? सी। अगला बाह्य प्रयत्न नास्ति। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है कि बाह्य प्रयत्न नहीं है। तो यही पूछने बाह्य प्रयत्न नास्ति नहीं है, तो यही नहीं है क्योंकि ये हमारा कौन सा है? आभ्यंतर प्रयत्न है। तो हम इसी के साथ जाएंगे। नाद, अल्प प्राण और घोष ये तीनों हमारे क्या हैं? बाह्य प्रयत्न है। अंतःस्थ वर्णानाम बाह्य प्रयत्न भवति। अंतःस्थ वर्णों का, अंतःस्थ में क्या हो जाएगा? ये वे रे और ले। अब बताइए क्या हो जाएगा? किस में जाएगा ये वे रे ले? नाद में, घोष में, संवार में, तो तीनों में ही आता है। तो फिर हम किस ऑप्शन के साथ जाएंगे? इसमें सर्वे के साथ हम यहाँ पर जाएंगे। अगला है वर्गाणाम, वर्गों के द्वितीय वर्ण, ये देखिए दूसरा और चौथा वर्ण और उसके साथ साथ ऊष्म यानी श, श, स और है, इनका बाह्य प्रयत्न कौन सा होता है? तो देखिए उदात्त और अनुदात्त ये दोनों ऑप्शन तो कट जाएंगे क्योंकि ये किस में आते हैं? स्वर में आते हैं। अब दूसरा और चौथा वर्ण आपको पता है अल्प प्राण में पहले, तीसरे और पांचवें वर्ण और अंतस्थ की बात होती है, और महाप्राण में दूसरे, चौथे और साथ में ऊष्म की बात होती है। तो जाहिर सी बात है हमारा ऑप्शन सीधा सीधा हम किस में जाएंगे? महाप्राण के साथ जाएंगे और हमारा यहाँ पर डी ऑप्शन सही आंसर होगा। अल्प प्राण वर्णाः सन्ति। अल्प प्राण के वर्ण कौन कौन से होते हैं? अभी अभी देखिए मैंने यहाँ पर आपको बताया पहला, तीसरा और पांचवा होता है। देखिए वर्गानाम तृतीय वर्ण, खाली तृतीय, तृतीय होता है, सही बात है। प्रथम वर्ण प्रथम में होता है क्या? ये देखिए पहला है तो पहला भी होता है, ये भी सही है। पंचम वर्ण पांचवा होता है क्या? पांचवा भी सही है। तो जाहिर सी बात है हम किस ऑप्शन के साथ यहाँ पर जाएंगे? डी, सर्वेश, डी ऑप्शन के साथ हम यहाँ पर जाएंगे। तो हमारा आंसर ही हो जाएगा। अगला है अघोष अस्ति। इसमें से अघोष, देखिए घोष, अघोष। अब आप याद करिए कहाँ पर? सीधे सीधे मैंने आपको खर और हर्ष दो प्रत्याहार बताए थे। अघोष किस में? ऊपर वाले में था या नीचे वाले में? थोड़ा सा जल्दी से सोच के बताइए। पहले वाले में था तो हम किसके साथ जाएंगे? पहले वाले में हमारा खर प्रत्याहार था, तो हम सी ऑप्शन के साथ यहाँ पर जाएंगे। घोषः वर्णा सन्ति। घोष में कौन कौन से वर्ण आएंगे? ये देखिए जो अघोष में आएंगे तो वो, जो अघोष में आएंगे वो घोष में नहीं आएंगे। तो आप बिल्कुल इसका ये खर प्रत्याहार यदि हमने इसमें ले लिया तो हम हर्ष प्रत्याहार इसमें ले लेंगे। और हर्ष प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर लगा लेंगे तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण। यानी ये देखो जो पहला वाला था इसमें पहला और दूसरा वर्ण आता था यहाँ पर जब हमने बात करी थी, और जब इसमें हम जाते हैं तो तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हमारा यहाँ पर आता है। तो हम ए ऑप्शन के साथ यहाँ पर जाएंगे। चलिए दोस्तों हमने पढ़ लिया है पूरा। अब थोड़ा सा एक बहुत जल्दी से एक रिकैप हम यहाँ पर कर लेते हैं, जान लेते हैं। हमने स्वर पढ़े थे पिछली क्लास में। मात्रा के आधार पर, स्थान के आधार पर, नासिका के आधार पर हमने इसका जो है वाइफरगेट इनको किया था। एक मात्रिक, ह्रस्व, द्विमात्रिक, दीर्घ और त्रिमात्रिक को हमने क्या कहा था? प्लुत कहा था। उच्चैरुदातः, नीचैरुदातः, समारः, स्वरितः, ये आपके स्थान के आधार पर था। और अनुनासिक, अननुनासिक, मुख सहित जिसका नासिका से उच्चारण किया जाए मुख नासिका वचनो अनुनासिक, और जिसका बिना नासिका से किया जाए वह अनअनुनासिक। इस तरह से 22 हमने 22 कैसे? 5 हमने मूल स्वर ह्रस्व में, 8 हमने दीर्घ में और 9 हमने प्लुत में पढ़े थे। इस तरह से 22 हमने स्वर पढ़ लिए थे। जब हम व्यंजनों की तरफ चलते हैं तो 25 आपके वर्गीय व्यंजन, 5 वर्ग थे, ये पांचों आपके वर्ग हो गए। हर उसमें 5-5 वर्ण होते हैं तो पचम 25। अवर्गीय में 8, जिसमें 4 आपके अंतस्थ, ये अंतस्थ में, और ये 4 आपके ऊष्म में हो जाएंगे। तो 8 आपके अवर्गीय व्यंजन हो गए। 4 हमने आपके अयोगवाह, अनुस्वार, विसर्ग, जिह्वा मूल्य और उपधमानीय पढ़े थे। और यम वर्ण अभी अभी बताया भी था, और दुस्पृष्ट जो आजकल नहीं मिलता है। इस तरीके से ये हमने स्वर, व्यंजन, अयोगवाह हमने पढ़ लिए थे। स्थान आज हमने 8 पढ़ लिए। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, नासिका, जिह्वा, मूल और उर, ये 8 स्थल हमने आज हमारी क्लास में पढ़े हैं। इसके अलावा 5 ये आभ्यंतर प्रयत्न, स्पृष्ट, इसमें 25 वर्ण जिसको हम स्पर्श भी कहते हैं। ईशत स्पृष्ट, इसमें 4 आपके अंतस्थ यवरले आ जाएंगे। ईशत विवृत, इसमें 4 आपके ऊष्म श, श, स, ह आ जाएंगे। विवृत, इसमें 9 वर्ण आपके, और जिसे हम अच प्रत्याहार के नाम से जानते हैं। और संवृत में कौन सा? ह्रस्व ए आएगा, और वो भी किस
किसमें? खाली उच्चारण की दिशा में, अन्यथा ये ए किसमें काउंट होता है? प्रक्रिया की दिशा में, ये विवृत में शामिल हो जाता है। बाह्य प्रयत्न हमने 11 पढ़े। विवार श्वास अघोष का बाह्य प्रयत्न क्या होता है? खर प्रत्याहार। संवारनाद घोष का हर्ष प्रत्याहार। अल्प प्राण में पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण और उसके साथ यण या वरल, और महाप्राण के साथ दूसरा, चौथा वर्ण और उसके साथ शल, श श श ह आ जाएगा। उद्दात, अनुदात, स्वरित, इसमें स्वर आ जाएंगे। तो इस तरीके से हमने ये थोड़ा सा रिकैप किया। अब फटाफट से देखिए, आपने सब कुछ पढ़ लिया है, सब बता दिया है, जल्दी से आंसर दीजिए। य वर्णस्य उच्चारण स्थानम विद्यते, तो क्या हो जाएगा? ईचु यशानाम तालु। तो यहाँ पर हम किस ऑप्शन के साथ जाएंगे? तालु हमारा आंसर हो जाएगा। री वर्णस्य री तू लसानाम दंतः, सूत्र याद है तो आपको सब कुछ याद है, तो हम इसमें हमारा ये हो गया, दंता मिल गया, बी ऑप्शन हमारा उत्तर रहेगा। ओ दौतो कंठोष्टम, और ये इसमें देखिए बताया था, समझाया था, ए और ऊ ये कंठ का हो गया और ये ओष्ठ का हो गया, तो कंठोष्टम। और किसमें आया था? 2 उच्चारण स्थल। कितने वर्ण थे 2 उच्चारण स्थल वाले? 10। कौन कौन से? एक तो हर वर्ग का 5वां वर्ण जो मुख भी है और नासिका भी है, उन सबका, ठीक है, और ए ऐ ओ औ और व, इस तरीके से 10 वर्ण ऐसे पड़े थे जिनके उच्चारण स्थल 2 होते हैं। वकारस्य सिंपल, अभी अभी बताया मैंने, वकारस्य दंतोष्ठम, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा इसमें? दंतोष्ठ। त वर्गस्य, यहाँ पर पूरे वर्ग का पूछा है, तो त वर्ग किसमें आ जाएगा? ऋतु लसानाम दंतः, ठीक है, ये इसका सूत्र है, तो यहाँ पर दंतः के साथ हम जाएंगे। अगला अस्वरस्य, ये देखिए खाली अस्वर का उच्चारण स्थान क्या होगा? अकुह विसर्जनीय नाम कंठः, तो हम कंठ के साथ जाएंगे, हमारा ऑप्शन क्या होगा? बी ऑप्शन। मूर्धा उच्चारण स्थानम अस्ति, मूर्धा किसका उच्चारण स्थल है? ऋतु रसानाम मूर्धा, ये देखिए आपको सूत्र याद होना चाहिए। तो ऋतु रसानाम मूर्धा में कहीं पर वे आ रहा है क्या? नहीं आ रहा, तो ये नहीं होगा। क्या आ रहा है क्या? कै तो किसमें आता है? अकुह विसर्जनीय नाम कंठ में, तो ये भी नहीं होगा। शकारस्य ऋतु रसानाम, यस यहाँ पर आ रहा है, तो ये श हो जाएगा। और पकार किसमें आएगा? पकार तो उपदमानिया नाम ओष्ठों में आएगा, तो ये भी नहीं होगा हमारा ऑप्शन। तो हम इसमें हमारा कौन सा करेक्ट आंसर है? सी आंसर हमारा करेक्ट है। वापस पुनः देखिए, री पूछ लिया, अभी अभी मैंने बताया था, तो ऋतु रसानाम मूर्धा, तो हमारा ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा? मूर्धा, सिंपल आंसर है। वकारस्य दंतोष्ठम, दोबारा पूछ लिया गया है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसलिए देखिए 3 बार ये प्रश्न आ गया है, तो हमारा ऑप्शन 2 उच्चारण स्थल वाला हो गया ये दंतोष्ठम। ल वर्णस्य उच्चारण स्थान, ल वर्ण का क्या है? अभी अभी नीचे सूत्र, अभी अभी पिछली वाली स्लाइड में बताया था, ऋतु लसानाम दंतः, ये सूत्र है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ले आपका आ गया है, तो हम किस ऑप्शन के साथ जाएंगे? दंता। री से ऋकार हो गया, तू से तवर्ग हो गया, ल यहाँ पर पूछा ही गया है, और साथ में एक क्या है? स, दंत्य स। अगला आभ्यंतर प्रयत्न संति, आभ्यंतर प्रयत्न कितने होते हैं? 5। सिद्धांत कौमुदी के अनुसार कितने होते हैं? 4। 5 कौन कौन से? स्पृष्ट, ईशत स्पृष्ट, विवृत, ईशत विवृत और संवृत। और हर वर्ण का आभ्यंतर प्रयत्न कितना होता है? एक ही होता है, चाहे वह स्वर हो या व्यंजन हो। तो 5 हमारा उत्तर हो गया। अगला च इति वर्णस्य उच्चारण स्थानम किम, च का क्या होगा? ईचु यशानाम तालु, तो हम तालु के साथ जाएंगे। और हमारा अगला प्रश्न, प इति वर्णस्य उच्चारण स्थानम किम, प का क्या होगा? उपउपदमानिया नाम ओष्ठौ, तो प आपका क्या हो जाएगा? इसमें प किस में आएगा? ओष्ठ में आ जाएगा, तो ओष्ठ हमारा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, इस तरीके से आज हमने जो नजर डाली उच्चारण स्थल पर डाली और प्रयत्न पर डाली और वर्ण परिचय हम पढ़ चुके हैं। तो ये दोनों टॉपिक हमारे संस्कृत व्याकरण में बहुत इंपॉर्टेंट है और बिल्कुल बेसिक है। आगे बढ़ने से पहले इन दोनों टॉपिक्स को पढ़ना न केवल जरूरी था बल्कि बेहद आवश्यक था, क्योंकि जब तक आप अपनी जड़ें मजबूत नहीं करेंगे तब तक फिर फल की प्राप्ति तो कैसे होगी। तो इन 2 टॉपिक्स के माध्यम से मैंने आपकी जड़ों को मजबूत करने का यहाँ पर प्रयास किया है और मैं आशा करती हूँ कि वर्ण परिचय और फिर उन वर्णों की उत्पत्ति कौन से उच्चारण स्थल से होती है और उच्चारण स्थल में भी यहाँ पर हम किन प्रयत्नों का प्रयोग करते हैं, अभ्यंतर या बाह्य, ये सब हमने जानकारी प्राप्त की। और ये टॉपिक कितना इम्पोर्टेंट है ये पता चलता है हमारी विगत परीक्षाओं के प्रश्नों से कि हमने पिछले सभी प्रश्नों को यहाँ पर सॉल्व करने का प्रयास किया है। और मैं आशा करती हूँ कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। आगे की क्लास में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।